हाल ही में प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू होने वाला है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, इस त्योहार को लेकर भारतीय इतिहास की बुक्स या एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसका शुरुआती प्रमाण मिलता है हर्ष के टाइम पीरियड से, और ये माना जाता है कि उन्होंने ही इस मेले की शुरुआत की थी। कभी कभी बीता हुआ कल कहानियों से ज्यादा अजीब होता है, और ये मान लेना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सच भी हो सकता है। फेरी टेल्स, राजा रानी की कहानियां, ये सब तो हम सबने बचपन में सुनी होंगी, लेकिन भारतीय इतिहास की एक कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है 7वीं सदी के भारत की। गुप्त एज को भारत में स्वर्ण युग भी कहा जाता है, लेकिन उसके डिसइंटीग्रेट होते ही उनके सारे सामंतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उनमें से ही एक था प्रभाकर वर्धन, जिसने एक स्वतंत्र राज्य कुछ गांवों को लेकर बना दिया और राज्य करने लगा। ये कहानी है उसके वंश में जन्म एक ऐसे राजकुमार की जो कभी भी राजा नहीं बनना चाहता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ इंसिडेंट्स होती हैं जो उसे मजबूर कर देते हैं कि वो इस छोटे से राज्य को संभाले, और उसके बाद कैसे वो अपनी बहन को बचाता है जो बस सती होने ही वाली थी। और फिर कुछ सालों में वो उत्तर भारत की सबसे महान राजा बन जाता है, और एक ऐसा इनक्रेडिबल एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी लोकप्रियता चीन तक हो जाती है। उत्तर भारत को आखिरी बार अगर एकीकृत किया गया था तो वो इसी राजा के शासन में हुआ था। गांवों को मिलाकर प्रभाकर वर्धन ने जो राज्य बनाया था उसका नाम उन्होंने रखा थानेसर। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन। इनमें हर्ष सबसे छोटा था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बने, और उनकी बहन राज्यश्री की शादी मैखुरी राजवंश के गृहराज वर्मन से हो जाती है। इनमें जो सबसे छोटा बेटा था हर्ष, उसका राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो एक लेखक था जो कहानियां इमेजिन करता था और उन्हें लिखता था, और यही उसका शौक था। उसके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जहां वो प्राचीन भारतीय ग्रंथ पढ़ता था और कहानियां लिखता था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बनते हैं। राजश्री की शादी के कुछ सालों की बाद ही एक दिन मालवा के राजा देवगुप्त और बंगाल के राजा सासांक मिलकर गृहवर्मन की युद्ध में हत्या कर देते हैं। जैसे ही ये न्यूज राज्यश्री को मिलती है, वो अपने भाई राज्यवर्धन को पत्र लिखती है और मदद के लिए बुलाती है। राज्यवर्धन अपनी सेना को लेकर मैखुरी की तरफ जाते हैं और सासंका और देवगुप्त को हराकर एक संधि के मजबूर कर देते हैं। जब वो दोनों के साथ संधि कर रहे थे, तब सासंका ने ट्रेचरसली उन्हें मार दिया। जैसे ही ये खबर राज्यश्री को मिलती है, वो कुछ दासियों के साथ जंगल में चली जाती है। ये खबर जब थानेसर में मिली कि राजा राज्यवर्धन की भी हत्या हो गई और राज्यश्री का कुछ पता नहीं, तब जल्दी में हर्ष को थानेसर का राजा बना दिया जाता है, और राजा बनते ही हर्ष मैखुरी की तरफ अपनी बची हुई सेना को लेकर जाते हैं। और फिर शुरू होता है हर्ष के जीवन का पहला युद्ध, जिसमें वो सासंका और देवगुप्त को युद्ध में हरा देता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। उनकी हत्या के बाद वो जल्दी से जंगल की तरफ जाता है, जहां उसकी बहन राज्यश्री बस सती होने ही वाली थी। इसके बाद हर्ष ने शशांक और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को भी जीत लिया और वल्लभी के राजा को हरा करके थानेसर से कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया, और मैखुरी को भी इसी में मिलाकर उत्तर भारत की एक यूनाइटेड सेना बन गई। उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अगर कोई था तो वो था 630 में पुलकेशिन II के साथ लड़ी। लेकिन इस लड़ाई के बाद पुलकेशिन II ने हर्ष को हरा दिया और नर्मदा नदी एक सीमा बन गई, और इसके बाद हर्ष कभी भी साउथ की तरफ नहीं गया।
हर्ष के ही समय में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग भारत आया था। उसने भारत में 20 साल बिताए और वो हर्ष के कोर्ट में रहा। उसने एक प्रसिद्ध ट्रैवल मेमोयर भी लिखा। तब उस समय हर्ष का राज्य था। ह्वेन त्सांग उनके कोर्ट में गए और कुछ साल वहीं रहे और उनके दोस्त बन गए। हर्ष से ह्वेन त्सांग काफी प्रभावित हुए। वो उनके साथ प्रयागराज के कुंभ में भी जाते थे। अपने ट्रैवल मेमोयर में भी उन्होंने विस्तार से लिखा था कि हर 12 साल में हर्ष ने एक ट्रेडिशन बना दी थी कि वो कुंभ मेले में हर 12 साल में अपना पूरा राज्य खजाना बांट देते थे, यहां तक कि खुद के पहने हुए गहने भी। ये दिखाता है कि वो कितने महान राजा थे। ह्वेन त्सांग ने एक ऐसी घटना के बारे में भी लिखा था जिसमें कुछ लोगों ने ह्वेन त्सांग को मारने की कोशिश की थी और फिर किस तरह से हर्ष ने उसे एक हीरो की तरह बचाया था। 20 साल तक नालंदा और कन्नौज में रहने के बाद उस समय के भारत के बारे में विस्तार से अपने मेमोइर्स में लिखकर एक दिन हर्ष की परमिशन लेकर ह्वेन त्सांग वापस चीन चला गया। ह्वेन त्सांग के अनुसार इस प्रयाग सभा में 20 देशों के राजा आए थे और ये 75 दिन तक चली थी, जिसमें लगभग आधा मिलियन लोग आए थे। हर्ष के समय ही नालंदा को एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था और साथ में उसने चीन में अपना पहला डिप्लोमेटिक मिशन भी भेजा था। प्रयाग असेंबली, जिसे महाकुंभ भी कहा जाता है, उसके 2 साल के बाद हर्ष की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके राजवंश में कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जो नॉर्थ इंडिया को एकजुट रख सके और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट भी हो गया। हर्ष ने 3 महत्वपूर्ण नाटौर, ये किताबें आज भी एक लिटरेरी मार्वल माने जाते हैं, जिनमें एक पॉलिटिकल ड्रामा, एक सोशल रोमांटिक ड्रामा भी शामिल है। वक्त के साथ सब बदल गया, लेकिन इतिहास रह गया ऐहोल के अन्य शिलालेख में, जिनमें हर्ष और पुलकेशिन के बारे में लिखा था। बान के हर्षचरित नाम की किताब में जो उसकी जीवनी भी थी, और 20,000 किलोमीटर दूर ह्वेन त्सांग के ट्रैवल मेमोयर में जो 20वीं सदी में जाके अनुवाद हुए।